Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 11 December 2021 and today's important nursing MCQs are question number 1. Red blood corpuscles are formed in आपको बताना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण इन चारों में से किस जगह पर होता है। The right answer is option D. हमारी जो बोन्स होती हैं उन बोन्स के बीच में सब्सटेंस जो पाया जाता है उसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। याद रखिएगा, बोन के बीच में बोन मैरो पाया जाता है और वहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आदि का निर्माण होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का निर्माण इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, विच अकर्स इन द रेड बोन मैरो from the last 3 months of uterine life and whole extra uterine life। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में कब से शुरू हो जाता है, तो आप बताएंगे जब बच्चा गर्भ में होता है तो आखिरी 3 मंथ्स से लेकर जन्म लेने के बाद पूरी लाइफ तक हमेशा बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। गौर कीजिएगा, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ यूट्राइन लाइफ, आखिरी 3 महीने यूट्रस में जब बच्चा होता है उस समय से लेकर जन्म लेने के बाद हमेशा इस समय इरिथ्रोपोइसिस जो है बोन मैरो में कंप्लीट होती है। हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ पर हमने बात की थी इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोपोइसिस क्या है या हेमेटोपोइसिस क्या है, तो आप बताएंगे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, इन सभी का डेवलपमेंट कंबाइन रूप से हीमोपोइसिस कहलाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हमने जो बात की थी, जब बच्चा यूट्रस में होता है तो आखिरी 3 महीनों में तो रेड बोन मैरो या फिर बोन मैरो में आरबीसीज बनने लगती हैं। इससे पहले के टाइम में आरबीसीज कहाँ पर बनती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी शुरुआती 2 महीनों में यॉर्क सैक के अंदर हीमोपोइसिस देखा जाता है। बच्चे में पहले 2 महीनों में हीमोपोइसिस जो है यॉर्क सैक में देखा जाता है। इसके बाद 2 से 6 महीने की उम्र पर लीवर, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, इन सभी जगह पर ब्लड सेल्स बनती हैं। 2 से 6 महीने की उम्र में सबसे ज़्यादा लीवर में हीमोपोइसिस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है कि 2 से 6 महीने की उम्र पर सबसे ज़्यादा हीमोपोइसिस किस जगह पर होता है, किस ऑर्गन में होता है, तो आपको बताना है लीवर में। इसके अलावा स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स में भी ये प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें 6 to 9 मंथ्स ऑफ एज की, तो आप यहाँ पर कहेंगे रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स।
सभी हड्डियों में मौजूद रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस प्रक्रिया देखी जाती है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी के बारे में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि फीटल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है तो आप बताएंगे 80 डेज का। और यदि आपसे पूछा जाए कि अडल्ट में आरबीसी का लाइफ स्पैन जीवन काल कितने दिनों का होता है तो आप बताएंगे 120 डेज का। Adult hemoglobin composed of 2 alpha and 2 beta chains and fetal hemoglobin composed of 2 alpha and 2 gamma chains। याद रखिएगा, अगर आपसे अडल्ट के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। और यदि फीटस के बारे में पूछा जाए तो इसके हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 अल्फ़ा और 2 गामा सेल्स के द्वारा होता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा सेल्स chains and fetal hemoglobin composed of 2 alpha and 2 gamma chains। Take screenshot for your revision। Fetal hemoglobin has better oxygen binding capacity than adult hemoglobin। फीटस का जो हीमोग्लोबिन है ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है एज कंपेयर टू द अडल्ट हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, एन्यूरिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ऑप्शन बी, occlusion of coronary artery by an embolus। Option C, thrombus formation in coronary artery। Option D, vasospasm of coronary artery। इन चारों में से हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? एन्यूरिज्म शब्द का मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ आर्टरी। ऑक्लूजन का मतलब है रुकावट by the embolus। The right answer is option C, thrombus formation in coronary artery। हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है कोरोनरी आर्टरीज, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का क्लॉट बन जाए, थक्का बन जाए, जिससे ब्लड आगे हार्ट तक नहीं पहुंच पाए तो वहाँ की सेल्स डेथ होने लगेंगी। इसी को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी इज द मेजर कॉज ऑफ MI। If blood supply to heart interrupted more than 6 minutes, it may cause irreversible myocardial infarction। अगर हार्ट को 6 मिनट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो इस सिचुएशन में इरिवर्सिबल टाइप का MI हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। MI में ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरीज अफेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल इज। हमारे स्केलेटल मसल में कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए, ट्रोपोनिन। ऑप्शन बी, टिटिन। ऑप्शन सी, ट्रोपोमायोसिन। ऑप्शन डी, एक्टिन। इन चारों में से सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
एक्टिन प्रोटीन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। Contractile protein in skeletal muscles are actin and myosin. Regulatory protein are tropomyosin and troponin. यहाँ पर हम इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलेटल मसल्स में पाए जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, तो आप याद रखेंगे एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं, जबकि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन हैं जो कि स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक्टिन एंड मायोसिन आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, tropomyosin and troponin are the regulatory protein. Thick filaments are made up of myosin and thin filaments are made up of actin, troponin and tropomyosin. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके थिक फिलामेंट्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप बताएंगे मायोसिन के। थिक फिलामेंट्स मेड बाय द मायोसिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए थिन फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, तो आप बताएंगे ये एक्टिन के बने हो सकते हैं, ट्रोपोनिन के बने हो सकते हैं या फिर ट्रोपोमायोसिन के बने हो सकते हैं। Immediate source of energy for the muscles contraction in adenosine triphosphate। जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इन्हें इमीडिएटली एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, तो आप बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। Question number 4. Schizophrenia comes under form of psychological disorder. आपको बताना है सिजोफ्रेनिया किस प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया इन चारों में से किस प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सिजोफ्रेनिया जो है साइकोटिक डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा साइक्लोथाइमिक, डिप्रेसिव और डिस्थाइमिक ये सभी मूड डिसऑर्डर्स के सब टाइप्स हैं। साइक्लोथाइमिक, डिप्रेसिव, डिस्थाइमिक ये सभी मूड डिसऑर्डर्स के सब टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Person, animal or an object from which infection agent is transmitted। कोई भी पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट हो सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी रिजर्वेयर, ऑप्शन डी सोर्स। The right answer is option C। इसे हम रिजर्वेयर के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। रिजर्वेयर, reservoir of infectious agent means any person,
animal, plant, soil, water or substance in which the infectious agent normally lives, multiply, reproduce and allow transmission to a susceptible host. रिजर्वर के बारे में आपको यदि सिंपली याद रखना है तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। रिजर्वेयर कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर या सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है और इनमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली प्रेजेंट हो और मल्टीप्लाई कर रहा हो और यहाँ से किसी पर्सन में ट्रांसमिट भी हो सकता हो। रिजर्वायर एक ऐसा सब्सटेंस या पर्सन या एनिमल होता है जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हो, मल्टीप्लाई कर रहा हो और दूसरे तक ट्रांसमिट हो सकता हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? एस्प्रिन का केमिकल नेम आपको बताना है। ऑप्शन ए एसिटिक सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन सी एसीटोन सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन डी एमाइड सैलिसाइलिक एसिड। इन चारों में से आपको एस्प्रिन का केमिकल नाम क्या है उसे सिलेक्ट करना है। एस्प्रिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहां से प्रीवियस एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसे आप शॉर्ट में ASA भी कहते हैं। एस्प्रिन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। आइए इसके बारे में जान लें। एस्प्रिन is one of the most widely used prescribed analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, anti-platelet agent। एस्प्रिन का इस्तेमाल हम कई सिचुएशंस में कर सकते हैं, जैसे कि ये एनाल्जेसिक्स के रूप में काम आती है, यानी अगर आपको पेन है तो ये आपको पेन रिलीव करवा सकती है। एंटीपायरेटिक के रूप में काम आती है, यानी ये फीवर को रिड्यूस करती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी ये शरीर में आई सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम कर सकती है। इसके अलावा ये एंटी प्लेटलेट एजेंट है। एंटी प्लेटलेट एजेंट का मतलब है ये प्लेटलेट्स को साथ आकर जुड़ने नहीं देती हैं, जिससे क्लॉट नहीं बनता। सो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में एस्प्रिन ड्रग दी जा रही है तो उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी रहती है, बिकॉज क्लॉट फॉर्मेशन के लिए आवश्यक प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये रोक सकता है, रोक देता है। एस्प्रिन प्रोलॉन्ग्स द ब्लीडिंग टाइम। Long term use of and large doses may decrease the synthesis of clotting factors in liver and prevent platelet adhesiveness, so increased chances of bleeding like gastrointestinal and genitourinary bladder bleeding possible। अगर कोई पर्सन लंबे समय तक और काफ़ी बड़ी डोज एस्प्रिन की ले रहा है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण नहीं होगा, साथ ही साथ प्लेटलेट एडिसिवनेस की मैकेनिज्म भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उस पर्सन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी उसे जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है। इस पर्सन में, इस तरह के पेशेंट्स में आपको पिंक यूरिन देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड। Question number 7, while measuring the blood pressure using sphygmomanometer, how the first quartoscope sound will be heard? Very important question for upcoming exams। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप किसी पेशेंट में
स्फाइग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हुए बीपी चेक कर रहे हैं। और जब हम बीपी चेक करते हैं तो वहाँ पर कॉर्टोकॉफ साउंड सुनाई देता है। ये कॉर्टोकॉफ साउंड कैसा होता है? ऑप्शन ए शार्प एंड टैपिंग, ऑप्शन बी ब्लोविंग एंड वूजिंग, ऑप्शन सी अ क्रिस्प इंटेंस टैपिंग, ऑप्शन डी अ सॉफ्ट ब्लोविंग दैट फेड्स। आपको बताना है कि कॉर्टोकॉफ साउंड किस प्रकार का साउंड है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ शार्प टैपिंग साउंड। बीपी लेते समय जो आपको टैपिंग साउंड सुनाई देता है उसे हम कॉर्टोकॉफ साउंड के नाम से जानते हैं। कॉर्टोकॉफ साउंड इज अ स्नैपिंग और टैपिंग साउंड अपीयर्स बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम पेशेंट को बीपी कफ बांधकर उसे इन्फ्लेट कर देते हैं तो एक पॉइंट पर हमें टैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, कॉर्टोकॉफ साउंड सुनाई देता है। वो अपर बीपी कहलाता है, सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। और जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो जहां पर ये साउंड आना बंद हो जाता है ये लोअर बीपी या डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर 120 जो वैल्यू है उसे आप सिस्टोलिक बीपी या अपर बीपी कहेंगे और 80 जो वैल्यू दी गई है इसे आप डायस्टोलिक बीपी या लोअर बीपी के नाम से जानते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो इसका पल्स प्रेशर कितना होगा, तो याद रखिएगा जब भी किसी क्लाइंट में आपको पल्स प्रेशर ज्ञात करना होता है, पता करना होता है, तो हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देंगे। हमने अभी आपको बताया था कि पेशेंट का जो बीपी है 120/80 है तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैल्यू 120 हो गई और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैल्यू कितनी हो गई 80। जब आप 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो आने वाली वैल्यू आएगी 40 mm ऑफ Hg और यही वैल्यू आपकी पल्स प्रेशर कहलाती है। याद रखिएगा पीपी इक्वल्स SBP माइनस DBP, पीपी इक्वल्स SBP माइनस DBP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया था कि ओल्ड एज पर्सन्स में बीपी बढ़ने का क्या कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ बीपी बढ़ने का क्या कारण होता है। In old age, the amount of elastic fibers and smooth muscle fibers are decreased into the wall of arteries, so arteries become less flexible or less elastic, which result into increased blood pressure in old age. ओल्ड एज पर्सन्स की जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स फैल नहीं पाती, रिलैक्स नहीं हो पाती। सो इसी वजह से ओल्ड एज के अंदर बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। सिंपली याद रखिएगा ओल्ड एज पर्सन में इलास्टिक फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल हैं आर्टरीज की वो फैल नहीं पाती हैं, इलास्टिसिटी उनमें ख़त्म हो जाती है और इसी वजह से ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है। आर्टरीज के अंदर यदि इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स कम हो गए हैं तो ये कंडीशन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू लैक ऑफ elastic fibers and smooth muscle fibers known as arteriosclerosis। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है,
pulse deficit, a condition in which speed of pulse at radial artery is less than pulse of heart, known as pulse deficit. एक पेशेंट जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, पल्स डेफिसिट मोस्टली एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इसी का एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं। एक एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है और उस पेशेंट में आपको पल्स डेफिसिट कंडीशन है या नहीं इसे चेक करना है। तो एक ही समय पर दो नर्सेस के द्वारा पेशेंट की पल्स का असेसमेंट किया जाएगा। फर्स्ट नर्स के द्वारा स्टेथोस्कोप की मदद से उस पेशेंट की एपिकल पल्स की रीडिंग नोट की जाएगी और सेकंड नर्स के द्वारा इसी पेशेंट की रेडियल पल्स का असेसमेंट किया जाएगा। कंप्लीट 1 मिनट तक रीडिंग लेने के बाद हम देखेंगे कि एपिकल पल्स तो ज़्यादा आ रही है लेकिन रेडियल पल्स जो है वो कम आ रही है। यही डिफरेंस, यही कमी पल्स डेफिसिट कहलाती है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स के द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया गया, यही कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट को ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें हम हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कार्डियक आउटपुट पता करना है तो आप पेशेंट की हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड वेंट्रिकल से एरोटा में भेजा गया, इसे आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड बाहर भेजा गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि हमारी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट मानी जाती है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो अडल्ट पर्सन में अराउंड 70 ml होता है। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 5040 ml आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक अडल्ट पर्सन में नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो है वो लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 8, in an ECG the cause for T wave is। जब हम हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफिकली स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें जो टी वेव बनती है वो किस वजह से बनती है, ये आपको बताना है। ECG की जो टी वेव है वो किस वजह से बनती है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण, ऑप्शन बी एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण, ऑप्शन सी एट्रियल रीपोलराइजेशन के कारण, या फिर ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के कारण। ECG की टी वेव किसके कारण बनती है? The right answer is option D. T wave of an ECG due to ventricular repolarization। वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने के समय टी वेव बनती है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। ECG इज अ रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट के डायग्नोसिस, हार्ट से संबंधित डायग्नोसिस करने के लिए हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल मैनर में स्टडी करना ECG कहलाता है। इट रिप्रेजेंट्स और एक्सप्रेस्ड बाय द वेव्स कॉल्ड P, Q, R, S, T एंड समटाइम्स U।
ईसीजी के अंदर इस तरह से सभी वेव्स होती हैं, इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, this is QRS complex, and then this is T waves or sometimes U waves। ज़्यादातर ये U wave आपको देखने को नहीं मिलेगी, PQRS और T ही देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में आपको U wave देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पी वेव की। पी वेव इज़ अ पॉजिटिव एंड फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी। हमने अभी देखा था कि जो पी वेव है वो पॉजिटिव वेव है और फर्स्ट वेव है ईसीजी की। दिस इज द पॉजिटिव एंड फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी। इट appears ड्यू टू depolarization और इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एट्रियल मस्कुलेचर। जब हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया डीपोलराइज होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस समय पी वेव बनती है। याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन वर्ड जहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, और रीपोलराइजेशन शब्द का मतलब है हार्ट का रिलैक्स होना। सो जब भी हमारे हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डीपोलराइजेशन होंगे, उस समय पी वेव बनेगी। सो पी वेव फॉर द contraction of atrias. Its duration is around 0.1 seconds and amplitude is plus 0.1 mv। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पी वेव की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है तो आप बताएंगे 0.1 सेकेंड्स और इसका एम्पलीट्यूड होता है प्लस 0.1 mv। QRS complex of electrocardiogram occurs by depolarization of ventricles। ये पी वेव है जो कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने पर बनती है। उसके बाद बनता है क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, और ये जो है ये आपके वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है। ईसीजी में बना QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन की वजह से बनता है। Longer QRS complex are seen in premature ventricular beats and ventricular arrhythmias। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन में बड़ा वाइड QRX कॉम्प्लेक्स बन रहा है कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स हैं या वेंट्रिकुलर अरदमियास कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिट्रल रिगर्गिटेशन। आपको बताना है कि किस कंडीशन की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। ऑप्शन ए ट्यूमर के कारण, ऑप्शन बी बैक्टीरियल वेजिटेशन के कारण, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, ऑप्शन डी लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस के कारण। इन चारों में से किस वजह से किसी पर्सन में मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। मिट्रल रिगर्गिटेशन सिंपली जाने तो मिट्रल वाल्व का प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाना, जिससे कि ब्लड का बैकफ्लो होता है। इसके लिए कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। The right answer is option B. Bacterial vegetation may be the cause of mitral regurgitation। अगर मिट्रल वाल्व वाले एरिया पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, इसकी वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। मिट्रल वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं होंगे इसके कारण। आइए इसकी डेफिनेशन को जान लें। अ बैकफ्लो ऑफ ब्लड from the left ventricle into the left atrium resulting from imperfect closure of the mitral valve called mitral regurgitation। आइए इसे समझ लें।
ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है उसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। अगर किसी वजह से ये वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, ब्लड जो है वो बैकफ्लो करेगा, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ आने लगेगा। नॉर्मली वाल्व की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव करता है, लेकिन किसी वजह से ये ब्लड अगर वापस वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाने लगता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं और बैकफ्लो को रोक देते हैं। लेकिन अगर ये वाल्व प्रॉपरली किसी वजह से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एट्रियम में चला जाएगा और बॉडी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा। सो दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड एज मिट्रल रिगर्गिटेशन। मिट्रल वाल्व का प्रॉपरली बंद नहीं हो पाना मिट्रल रिगर्गिटेशन कहलाता है। अब मिट्रल रिगर्गिटेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। मिट्रल वाल्व इज ड्यू टू कंजनाइटल एनोमलीज ऑफ वाल्व कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक मार्फन्स डिजीज। मिट्रल रिगर्गिटेशन कंजनाइटल एनोमलीज के कारण, जन्मजात विकृतियों के कारण भी हो सकता है, जिसमें वाल्व खराब हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर जैसे मार्फन डिजीज आदि के कारण हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी ये हो सकता है, इस्चेमिक डैमेज टू वाल्व और इट्स सपोर्टिंग कॉर्डे टेंडी। अगर किसी वजह से वाल्व और इसके सपोर्टिंग टेंडन्स तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाई और वो डैमेज हो गए, इसकी वजह से ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो सकते, ये भी एक कारण हो सकता है। रिमेटिक वल्वुलाइटिस की वजह से हो सकता है। इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डियक वाल्व इनटू द रूमेटिक फीवर। वाल्व में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसकी वजह से भी इनकी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होगी, ये भी कारण हो सकता है। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में जो टर्म बताई गई थी करेक्ट हमने माना था, जिसे बैक्टीरियल वेजिटेशन एग्जैक्टली क्या है। बैक्टीरियल वेजिटेशन को हमने मिट्रल रिगर्गिटेशन का कारण माना था। एग्जैक्टली बैक्टीरियल वेजिटेशन क्या है, अ मॉर्बिड लग्जूरियस आउटग्रोथ बाय एनी बैक्टीरिया ऑन एनी बॉडी पार्ट नोन एज बैक्टीरियल वेजिटेशन। यहाँ पर हम मिट्रल रिगर्गिटेशन की मिट्रल वाल्व की बात कर रहे हैं। तो मिट्रल वाल्व के ऊपर यदि बैक्टीरिया आकर ग्रो कर ले तो इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बहुत ही लग्जूरियस अपीयरेंस देगा, बहुत ही बेहतरीन आकर्षक व्यू देगा। तो ये कंडीशन बैक्टीरियल वेजिटेशन कहलाती है। किसी भी बॉडी पार्ट पर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो कि लग्जूरियस अपीयरेंस देती है, बैक्टीरियल वेजिटेशन कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लाइंट विथ एक्यूट किडनी इंजरी हैज सीरम पोटेशियम लेवल 7 MEQ/L. The nurse should plan which action as priority. Select all that may apply. एक पेशेंट आपके पास आया है जिसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है और इस पेशेंट में पोटेशियम का लेवल 7 आ चुका है। पोटेशियम का लेवल 7 आ चुका है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे, आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो इस क्लाइंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 1, प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। हम इस पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर रखेंगे। ऑप्शन बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हम पेशेंट की इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। पुट द क्लाइंट ऑन NPO
एक्सेप्ट फॉर आइस चिप्स, हम इस पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं लेने देंगे सिर्फ और सिर्फ आइस चिप्स के अलावा। ऑप्शन 4, रिव्यू द क्लाइंट्स मेडिकेशन, रिव्यू द क्लाइंट्स मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन और रिटेन पोटेशियम, हम इस पेशेंट की सभी मेडिसिन को वापस रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, ये देखेंगे कि किसी मेडिसिन में पोटेशियम तो नहीं है या कोई मेडिसिन पोटेशियम रिटेन तो नहीं करती है। ऑप्शन 5, अलाउ एन एक्स्ट्रा 500 ml ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड इनटेक टू डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, हम इस पेशेंट को 500 ml इंट्रावीनस फ्लूइड एक्स्ट्रा देंगे ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो सके। सेलेक्ट कीजिए इन पांचों में से क्या ऑप्शंस आप इस्तेमाल करेंगे अगर पेशेंट में 7 MEQ/L पोटेशियम का लेवल है, पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर रखेंगे, डॉक्टर को बताएंगे, NPO रखेंगे, रिव्यू करेंगे मेडिसिन या फिर एक्स्ट्रा 500 ml फ्लूइड देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 and 4। ऑप्शन 1, 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहली बात, हम पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर अटैच कर देंगे। दूसरी बात, डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और तीसरी बात, हम उस पेशेंट की सभी मेडिसिन को दोबारा से देखेंगे कि किसी मेडिसिन में पोटेशियम तो नहीं या फिर ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं जो बॉडी में पोटेशियम को होल्ड करती है, रिटेन करती है, रोकती है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है तो हम उसके बारे में तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है पेशेंट में इन मेडिसिन की वजह से और भी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाए या फिर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए। आइए 1 by 1 सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पोटेशियम का जो लेवल होता है वो होता है 3.5 से 5 MEQ/L। याद रखिएगा, लैब वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन अप्रॉक्स मोस्टली यही वैल्यू यूज़ की जाती है। 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है, जबकि इस पेशेंट में इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई थी वो थी 7 MEQ/L, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी पेशेंट में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दोनों ही सिचुएशंस में पेशेंट में कार्डियक डिसएरिथमियास डेवलप हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इस पेशेंट को तुरंत कार्डियक मॉनिटर पर ले आएं, कार्डियक मॉनिटर से इसे अटैच कर दें, ये हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। याद रखिएगा, पोटेशियम जो है हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी बढ़ी हुई मात्रा या घटी हुई मात्रा दोनों ही सिचुएशंस में कार्डियक डिसअरिथमियाज हो सकते हैं और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। सो दिस इज़ द क्लियर। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिल्कुल ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा ऑप्शन 3 में दिया गया था, पुट द क्लाइंट ऑन NPO एंड एक्सेप्ट फॉर आइस चिप्स। हम इस पेशेंट को यदि नील पर माउथ पर रखते हैं, नथिंग बाय माउथ पर रखते हैं, तो इससे कोई खास सिचुएशन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हाइपोकैलिमिया है इस पेशेंट को। ऑप्शन 4 में कहा गया था, रिव्यू द क्लाइंट्स मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन रिटेन पोटेशियम। It is essential to review medication to determine if any contain potassium or retaining because it may further increase the potassium level।
हमें इस पेशेंट की सभी मेडिसिन्स को तुरंत देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि पोटेशियम को रिटेन करती है या पोटेशियम सप्लीमेंट है, तो तुरंत उसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हुए आगे का एक्शन लेना है। अदरवाइज इस पेशेंट में इन मेडिसिन की वजह से कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है, पोटेशियम का लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। लास्ट में था अलाउ एक्स्ट्रा 500 ml इंट्रावीनस फ्लूइड। याद रखिएगा, अगर आप क्लाइंट इस पेशेंट को स्पेशली एक्स्ट्रा फ्लूइड दे रहे हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और पेशेंट की सिचुएशन बिगड़ सकती है। और जब भी आप डाइल्यूएंट देते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो उसका पोटेशियम पर कोई खास इफेक्ट नहीं देखा जाता। सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।